सो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हिस्ट्री का फर्स्ट क्लास हो चुका है। हिस्ट्री का फर्स्ट क्लास हो चुका है पहले पार्ट का, ठीक है। तो आज पहले पार्ट का दूसरा भाग है, दूसरा क्लास हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। चलिए एक सेकंड। तो आज हम लोगों का पहले चैप्टर का यूरोप में राष्ट्रवाद का आज सेकंड क्लास है। कौन सा क्लास है? सेकंड क्लास है। तो सबसे पहले हम लोग पहले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्लास में हमने ये जाना था कि आखिर इतिहास कहते किसे हैं, क्या इतिहास कहते किसे है, इतिहास होता क्या है। तो इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना होता है, इति जोड़ हास। इति का अर्थ होता है अवश्य ही और हास का अर्थ होता है घटना हुआ होगा, ठीक है। तो इतिहास कहने का मतलब तथ्यों एवं प्रमाणों के आधार पर किसी घटना का सत्यापन इतिहासकारों द्वारा हो, उसी को उजागर करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो इतिहास को तीन भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? तीन भाग में। मध्य इतिहास, प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास और मध्य इतिहास और प्राचीन इतिहास हमने ये जाना था कि 750 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी के बीच तक के समय को क्या कहते हैं? मध्यकालीन इतिहास। क्या कहते हैं? मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। 750 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक के समय को क्या कहते हैं? मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। और प्राचीन इतिहास 7 से 50 ईस्वी से पहले के समय को क्या कहते हैं? प्राचीन इतिहास। और 1750 से बाद के समय को क्या कहते हैं? आधुनिक इतिहास, ठीक है। इतना समझ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं शताब्दी और सदी होता क्या है। शताब्दी कहने का मतलब 100 वर्ष को एक शताब्दी कहते हैं। 100 वर्ष को क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं। और दशक 10 वर्ष को दशक कहते हैं। तो आधुनिक समय में मतलब ये जो अभी समय चल रहा है, आधुनिक समय अभी ये जो समय चल रहा है ये 2000 से 2100 ये कौन सी शताब्दी है? 21वीं शताब्दी। ये कौन सी शताब्दी है? 21वीं शताब्दी। ये कौन सी शताब्दी है? 21वीं शताब्दी। तो ये हमने जाना कि आधुनिक समय में जो चल रहे हैं वो 21वीं शताब्दी चल रहा है। तो अभी 21वीं शताब्दी चल रहा है, ठीक है। अभी क्या चल रहा है? 21वीं शताब्दी चल रहा है। तो 22वीं शताब्दी आने में अभी 75 साल है। इसी समय में अभी 2025 चल रहा है, मान के चलिए, ठीक है। 2025 चल रहा है, मानना क्या है, चल ही रहा है। तो 2025 और अभी 2100 का बात हो रहा है। यहाँ पे 2025 चल रहा है, अभी 2100 का बात हो रहा है। 2100 खत्म होगा तब 22वीं शताब्दी आएगा। तो 2100 कहने का मतलब कि अभी 75 साल और बाकी है 21वीं शताब्दी को खत्म होने में। चलिए इतना समझ लिए, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए ये जानते हैं कि यूरोप क्या है। हमने पिछली वीडियो का अभी रिवीजन कर रहे हैं, अभी पिछली क्लास का रिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पिछली क्लास का रिवीजन कर रहे हैं। तो यूरोप आखिर है क्या? तो यूरोप एक महादेश है। यूरोप क्या है? महादेश है। पूरे विश्व में कुल कितने महादेश है? 7। पहला है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिका। क्या है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिका, ठीक है। इतना समझ लिए। चलिए अब देखिए, अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, भारत की खोज किसने किया था? तो आप कहेंगे वास्को डी गामा ने किया था। कौन किया था? भारत की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था, ठीक है। और भारत की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। तो राष्ट्रवाद हमने ये यहाँ तक हमने समझ लिया। चलिए अब आगे राष्ट्रवाद समझते हैं। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? जब किसी देश के लोग भौतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक अथवा सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच एकता की भावना लगती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। या आम भाषा में कहते हैं कि अपने देश के प्रति स्नेह, लगाव, प्रेम, देशभक्ति की भावना को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद का विकास 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप से शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? यूरोप से। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांस में उभरी।
जिस समय हुई उस समय वहाँ का राजा कौन था? उस समय वहाँ का राजा था लुई 16वां। और क्रांति, आखिर समझते हैं क्रांति कहते किसे हैं? क्रांति कहते किसे? क्रांति कहने का अर्थ हुआ कि विरोध करना। क्रांति कहने का अर्थ हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई राजा है, अगर अपनी प्रजा के हित में वो काम नहीं कर रहे, मतलब भलाई नहीं कर रहा है, उनका शोषण कर रहा है, तो वही लोग उसके विरुद्ध खड़े हो गए, उसके प्रति क्रांति का भाव जगा लिया, अर्थात कि उसके प्रति लड़ने का मतलब पूरा मन बना लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए उसको गद्दी पर से हटा दिया जाए, तो उसका विरोध करने लगे, तो उसी को क्रांति कहते हैं। ठीक है। अब पुनर्जागरण, ये भी समझे थे कि पुनर्जागरण किसे कहते हैं? तो पुनर्जागरण 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक यूरोप में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं प्रगति आंदोलन हुए तथा युद्ध हुए, उसे ही पुनर्जागरण कहा जाता है। पुनर्जागरण किसे कहा जाता है? तो 14वीं से लेकर 16वीं सदी तक यूरोप में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं प्रगति आंदोलन तथा जितने भी युद्ध हुए उसे ही पुनर्जागरण कहा जाता है, तो चलिए अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो आज हम आप लोगों को यूरोप में राष्ट्रवाद, इसकी कहानी बताने वाले हैं कि आखिर यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ था। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं हमको कौन कौन सी क्रांति पढ़नी है। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है 1789 की क्रांति, 1848 की क्रांति, और एक क्रांति है उसे भूल रहे हैं, रुकिए हम आपको बाद में बताते हैं। पहले हम लोगों को 1789 की क्रांति पढ़ना है। किसकी क्रांति पढ़ना है? 1789 की क्रांति। 1789 की क्रांति आखिर हुई कैसे थी? ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। किस पे आते हैं? टॉपिक पे आते हैं कि 1789 की क्रांति आखिर हुई क्यों और कैसे हुई। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जिस समय 1789 में जब क्रांति हुई, 1789 में जब क्रांति हुई उस समय वहाँ का राजा कौन था? 1789 में क्रांति हुई, 1789 में क्रांति हुई, उस समय वहाँ का राजा कौन था? उस समय वहाँ का राजा था लुई 16वां। लुई 16वां वहाँ का क्या था? राजा था। लुई 16वां वहाँ का क्या था? राजा था। जिस समय फ्रांस में क्रांति हुई उस समय लुई 16वां वहाँ का क्या था? राजा था, फ्रांस का राजा था। ठीक है, फ्रांस का राजा था। फ्रांस यूरोप में ही पड़ता है। ठीक है, यूरोप में फ्रांस, ऑस्ट्रिया और इटली, जर्मनी पड़ता है। ठीक है, हम लगभग 4 देश का नाम बताए, हमें 4 ही देश के बारे में ज़्यादातर पढ़ना है इसीलिए हम बताएं। फ्रांस में कौन कौन से देश पड़ते हैं? इटली, जर्मनी, भले यूरोप में कौन कौन से देश पड़ते हैं? इटली, जर्मनी, फ्रांस, उसके बाद इटली, जर्मनी, फ्रांस, उसके बाद है क्या था? ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्रांति जिस समय हुई उस समय वहाँ का राजा कौन था? फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां था। वहाँ का राजा कौन था? लुई 16वां था। तो जिस समय लुई 16वां राजा था तो लुई 16वां की पत्नी थी, लुई 16वां की पत्नी थी, जिसका क्या नाम था? लुई 16वां की पत्नी का क्या नाम था? मेरी अंतुम। लुई 16वां, चलिए पहले ये समझते हैं। जिस समय 1789 की क्रांति हुई उस समय वहाँ का राजा कौन था? लुई 16वां वहाँ का राजा था। ठीक है, और लुई 16वां की पत्नी जो थी, लुई 16वां की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? मेरी अंतोइनेट। जिस समय क्रांति उस समय जिस समय फ्रांस में क्रांति हुई उस समय वहाँ का राजा कौन था? लुई 16वां राजा था। और उसकी पत्नी का क्या नाम था? तो मेरी अंतोइनेट। उसकी पत्नी का क्या नाम था? मेरी अंतोइनेट उसकी पत्नी का नाम था। चलिए, तो उसकी पत्नी जो थी वो कहाँ की थी? उसकी पत्नी जो थी वो कहाँ की थी? तो उसकी पत्नी जो थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। अभी आपको बताएं कि यूरोप में लगभग में हम लोगों को 4 देशों के बारे में ज़्यादातर पढ़ना है, इसलिए हम उनका नाम बताएं। इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। ठीक है, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। तो ये कहाँ की थी? उसका पत्नी कहाँ की राजकुमारी थी? तो वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। पत्नी जो थी वो कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ऑस्ट्रिया की क्या थी? राजकुमारी थी। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो ये जो लुई 16वां था वो एक
निरंकुशवादी शासक था। निरंकुशवादी शासक कहने का मतलब क्या हुआ? निरंकुशवादी शासक कहने का मतलब आप सीधे आसान भाषा में समझिए, बहुत खराब राजा था। निरंकुशवादी शासक कहने का मतलब बहुत खराब राजा था। लुई 16वां क्या था? बहुत खराब राजा था। इतना खराब था कि वो जनता के हित में कोई काम ही नहीं करता था। जनता के हित में कोई काम ही नहीं करता था, बल्कि उनका शोषण करता था। और ये सब किसके कहने में करता था? तो ये ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था, मेटरनिख। कौन था? ऑस्ट्रिया के चांसलर, ऑस्ट्रिया के चांसलर, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिख। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख के कहने पे ये सब करता था। मेटरनिख इसको बताता था कि नहीं, तुम ऐसे शासन मत करो, तुम ऐसे करो, तुम राजा बनो, राज करो, लेकिन जनता के भलाई के लिए नहीं, जनता का शोषण करो। ये सब इसको उपाय कौन देता था? मेटरनिख देता था। तो खैर एक नजरिए से देखा जाए तो उसकी पत्नी कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो कहीं ना कहीं लुई 16वां का ससुराल हुआ ना जी ऑस्ट्रिया। लुई 16वां का कहीं ना कहीं ससुराल हुआ ना ऑस्ट्रिया। तो लुई 16वां का दामाद हुआ। तो ज़्यादातर दामाद अपने ससुराल वालों का बात ज़्यादा मानते हैं, आप लोग देखे होंगे। तो वो इसका कहना मानता था। किसका कहना मानता था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख का कहना मानता था। किसका कहना मानता था? मेटरनिख का कहना मानता था। तो चलिए अब इतना समझ लिए। चलिए जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई वहाँ का राजा कौन था? लुई 16वां था। लुई 16वां की पत्नी का क्या नाम था? मेरी अंतोइनेट। मेरी अंतोइनेट कहाँ की राजकुमारी थी? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। और मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो मेटरनिख के कहने पे ये जो लुई 16वां था ये शोषण करता था। मेटरनिख लुई 16वां से कहता था कि तुम राजा बनो, राज करो, लेकिन जनता के हित के लिए नहीं, जनता का शोषण करो। चलिए, तो हमने कहाँ तक समझा कि जिस समय फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 की, उस समय वहाँ का राजा कौन था? लुई 16वां था। कौन था राजा? लुई 16वां था। और लुई 16वां कहाँ का राजा था? तो फ्रांस का राजा था। तो 1789 की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? लुई 16वां था। तो लुई 16वां का पत्नी, लुई 16वां की पत्नी का क्या नाम था? तो मेरी अंतोइनेट। क्या नाम था? मेरी अंतोइनेट। क्या नाम था? मेरी अंतोइनेट। ठीक है। तो उसकी पत्नी थी, जो उसकी पत्नी जो थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। क्या थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। और जो मेटरनिख था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और मेटरनिख के कहने पे ही लुई 16वां अपना शासन का व्यवस्था रखता था। मतलब राजा नाम का तो लुई 16वां था, लेकिन सब हाथ मतलब राजा तो नाम का बस लुई 16वां था, लेकिन राजा का सब बागडोर किसके हाथ में था? मैं ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख के हाथ में था। मेटरनिख कहता था कि भाई तुम शासन तो करो, लेकिन जनता के भलाई के लिए नहीं, जनता का शोषण करो। चलिए यहाँ तक समझ लिए? ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझते हैं लुई 16वां आखिर क्रांति हुई क्यों, और आखिर क्रांति हुई क्यों। लुई 16वां के बारे में समझ लिए, ठीक है, कि वो कहाँ का राजा था, क्रांति के समय कौन राजा था। और मेटरनिख का कहना मानता था। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिख, उसी का कहना कौन मानता था? लुई 16वां मानता था। और जनता पर जनता का शोषण करता था। ठीक है, चलिए अब समझते हैं आखिर जो लुई 16वां था कैसा शासन व्यवस्था रखा था जिससे क्रांति हुई। तो सबसे पहले राजा अगर अच्छा नहीं होगा तो आप लोग विरोध करिएगा कि नहीं। मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं, वो जनता का शोषण करने लगे तो आप लोग क्या करिएगा? आप लोग कहिएगा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए उसको तो गद्दी पर से हटाइए देंगे, कहिएगा ना। तो चलिए इसी प्रकार का कुछ कहानी यहाँ पर भी है, इसी प्रकार का कुछ यहाँ पर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो इस समय वहाँ का राजा कौन था? लुई 16वां था। जब क्रांति हुई 1789 की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? लुई 16वां था। ध्यान से समझिएगा, जिस समय 1789 की क्रांति हुई उस समय वहाँ का राजा कौन था? लुई 16वां था। ठीक है, चलिए इतना समझ लिए। और ये जो लुई 16वां था ये बहुत निरंकुशवादी था। मतलब निरंकुशवादी कहने का मतलब आप ऐसे समझिए कि बहुत खराब था। ठीक है,
निरंकुशवादी कहने का मतलब बहुत खराब था, जनता के हित में तो उनको काम नहीं करता था। क्या करता था? जनता के हित में तो उनको काम नहीं करता था। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुत खराब राजा था। कैसा राजा था? बहुत खराब राजा था। और जनता के हित में तो उनको अच्छा काम नहीं करता था। क्या करता था? जनता के हित में काम ही नहीं करता था, बल्कि जनता का शोषण करता था। क्या करता था? जनता की भलाई के बारे में सोचता ही नहीं था। जनता की भलाई नहीं करता था। चलिए यहाँ तक समझ लिए कि जिस समय 1789 की क्रांति हुई फ्रांस में, उस समय वहाँ का राजा था लुई 16वां, और वो बहुत निरंकुशवादी शासक था। निरंकुशवादी कहने का मतलब निरंकुशवादी कहने का मतलब बहुत ही खराब। तो इसी को निरंकुशवादी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निरंकुशवादी। क्या कहते हैं? निरंकुशवादी कहते हैं। निरंकुशवादी, या इसी को एक और शब्द में कहते हैं घोर प्रतिक्रियावादी। क्या कहते हैं? घोर प्रतिक्रियावादी। घोर प्रतिक्रियावादी। देखिएगा, एक को वो टॉपिक नहीं छूटेगा, सब समझा देंगे। ये जो जो लुई 16वां था वो घोर प्रतिक्रियावादी शासक था और जनता के हित में काम नहीं करता था। जो घोर प्रतिक्रियावादी शासक था और जनता के हित में काम नहीं करता था, तो जो लुई 16वां जो था वो प्रतिक्रियावादी शासक था और जनता के हित में काम नहीं करता था। तो इससे जनता क्या रहती थी? उससे नाराज रहती थी। अगर नाराज रहेगी तो क्रांति तो होकबे करेगा। तो चलिए हम समझाते हैं, पहले पानी पी लें। हाँ, तो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, तो जो लुई 16वां था वो घोर प्रतिक्रियावादी था और निरंकुशवादी था। निरंकुशवादी कहने का मतलब आप लोग आसान भाषा में समझिए कि बहुत खराब राजा था। क्या था? बहुत खराब राजा था। जनता की भलाई नहीं करना चाहता था और नहीं करता था। और ये सब किसके कहने पे करता था? मेटरनिख के कहने पे करता था। ठीक है, तो जब राजा खराब होगा तो जनता विरोध करबे करेगा, विरोध करेगा तो क्रांति होकबे करेगा। तो चलिए उसी को समझते थे। तो यहाँ तक समझ लिए कि राजा कैसा था? घोर प्रतिक्रियावादी था। कैसा था? घोर प्रतिक्रियावादी था। और लुई 16वां बहुत खराब राजा था। और क्रांति के समय कौन राजा था? लुई 16वां था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये जो लुई 16वां जो था वो ऐसा शासन व्यवस्था रखा था। उसके समय में कौन सा व्यवस्था था? सामंतवादी व्यवस्था लागू किया था। लुई 16वां जो था वो कैसा व्यवस्था लागू किया था? सामंतवादी व्यवस्था लागू किया था। लुई 16वां जो था, यहाँ पे लुई 16वां वो कैसा शासन व्यवस्था, मतलब उसके पास कैसा व्यवस्था था? उसके शासनकाल में सामंती व्यवस्था लागू किया था। लुई 16वां कौन सी व्यवस्था लागू किया था? सामंती व्यवस्था लागू किया था। सामंती व्यवस्था लागू किया था। कैसा व्यवस्था लागू किया था? सामंती व्यवस्था कहने का मतलब चलिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए पहले के समय का जो राजा था लो, तो एक सामंत रखता था लो, मतलब अपना एक आदमी रखता था लो। जैसे किसान लोग का अपना खेत है, वो अपना फसल उपजाए और फसल अच्छा हुआ, तो ये जो सामंत लोग था, राजा एक सामंत रखते थे। तो ये सामंत रखा था लुई 16वां। क्या रखा था? सामंत रखा था। तो ये जो सामंत थे वो जाकर जिस वर्ष किसान अपना फसल काटते उपजाते, खेत किसान का, ध्यान से समझिएगा, जब खेत किसान का, फसल भी किसान का, मेहनत भी किसान करे, बीज भी किसान बोए, और उसका क्या होता था? सामंत उसका सौदा करता था। जैसे आपको कितना लेना है और राजा के पास टैक्स के रूप में कितना देना है। और ये जो था भारी भरकम कर लेता था किसानों से, खेती करने के बदले भारी भरकम कर लेता था। तो ये जो लुई 16वां था वो एक सामंत रखा था। क्या रखा था? सामंत रखा था। तो ये सामंत कब जाता? जब लोग फसल काटते, जब लोग फसल की कटाई करते हैं, फसल की कटाई करते हैं, फसल को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते। ऐसा समझिए,
फसल को तैयार कर लेते हैं अच्छे तरीके से। जब फसल खाने योग्य हो जाए, जब फसल, ऐसे समझिए, जब फसल का उपयोग, जैसे जब धान बोए तो वो धान चावल में बदल जाए, मतलब बदल तो थोड़े, धान का पौधा बोए और वो धान पीटा उटा जाए, धान हो जाए, गेहूं की कटाई उटाई हो जाए, दवा हो जाए, तो सामंत लोग जाता था, सामंत लोग जाता था और उससे ये तय करता था कि आपके पास अगर मान लीजिए 1 क्विंटल मतलब 100 किलो आपके पास अनाज हुआ है इस वर्ष, तो आप अपने पास 30 किलो रखिए और 70 किलो हमारे को टैक्स दीजिए। क्या दीजिए? 70 किलो टैक्स दीजिए। तो किसानों पर भारी भरकम टैक्स लगाता था। समझ गए? तो चलिए सामंत समझ गए सामंतवादी व्यवस्था। सामंतवादी व्यवस्था कहने का मतलब कि जो किसान लोग थे, मेहनत करते वो, फसल उगाते वो, और फसल काट के फसल को अच्छे से तैयार करते वो, और जो फसल तैयार हो जाता, खाने योग्य हो जाता, उसका यूज करने योग्य हो जाता फसल, तो वहाँ पे क्या कौन चल जाते थे? सामंत चल जाते थे। और सामंत जाकर कहते कि राजा का आदेश है कि तुम अगर तुम्हारे पास 1 क्विंटल, मतलब आंकड़ा नहीं बता रहे हैं, मतलब लगभग में बता रहे हैं कि अगर आपके पास 1 क्विंटल है तो इस वर्ष आप 30 किलो अपने पास ये रखिए और हमको 70 किलो दे दीजिए टैक्स के रूप में। ठीक है, यही सामंतवादी व्यवस्था था। अब चलिए अब लिखते हैं वैसी शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को किसानों से ज्यादा अधिकार दिया जाता था, उसे सामंतवादी कहते हैं। और सामंती व्यवस्था ही हम आपको बताएं। ठीक है, अब सामंतवादी किसे कहते हैं तो सामंतवादी भी समझ लेते हैं। चलिए पहले इसको क्लियर करते हैं। सामंतवादी भी समझ लेते हैं। क्या समझते हैं? सामंतवादी, सामंतवादी समझते। सामंतवादी कहने का मतलब कि वैसी शासन प्रणाली जिसमें वैसी शासन प्रणाली जिसमें वैसी शासन प्रणाली जिसमें जमींदारों जिसमें सामंतों या जमींदारों को सामंतों या जमींदारों को ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को किसानों से ज्यादा अधिकार दिया जाता है, किसानों से ज्यादा अधिकार दिया जाता है, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को किसानों से ज्यादा अधिकार दिया जाता है, उसे सामंतवादी कहते हैं। उसे यहाँ पे लिखेंगे, उसे क्या कहते हैं? सामंतवादी कहते हैं। उसे सामंतवादी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सामंतवादी कहते हैं। इतना समझ गए सामंतवादी। अभी हमने आपको बताया क्या सामंतवादी शासन व्यवस्था, मतलब जो किसान फसल उपजाते वहां पे सामंत चल जाते राजा के, और वो निर्णय लेते कि आपके पास कितना रखना है इस वर्ष के लिए, और राजा को टैक्स के रूप में, कर के रूप में कितना देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आंतरिक आयात निर्यात, और ये हम आपको क्या बता रहे हैं? फ्रांसीसी क्रांति के कारण मतलब समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको क्लीन करते हैं। अब नंबर 2 पे आता है आंतरिक आयात निर्यात। ये पहले का कारण था। ठीक है, अब दूसरा का कारण में आता है आंतरिक आयात निर्यात। क्या आता है? आंतरिक आयात निर्यात। तो यहाँ पे लिखेंगे आयात निर्यात, आंतरिक आयात निर्यात। आंतरिक आयात निर्यात का भी एगो मतलब आंतरिक आयात निर्यात व्यवस्था भी लागू किया था। जैसे कहने का मतलब आंतरिक आयात निर्यात, मान लीजिए आप भारत देश के अंदर है, ठीक है, आपके पास किसी फसल का ज्यादा उत्पाद होगा
तो आपके राज्य में उसका खपत नहीं होगा तो आप दूसरे राज्य में जाएंगे ना जी। ऐसे समझिए, आप बिहार में फसल उत्पादन कर रहे हैं तो आपके पास इस वर्ष गेहूं या चावल का उत्पादन ज़्यादा हुआ और आप मान लीजिए आप ज़्यादा उत्पादन किए, ठीक है, गेहूं और चावल का ज़्यादा उत्पादन किए, आप व्यापारी हैं, समझ लिए, ऐसे ऐसे मान के चलिए आप व्यापारी हैं और आप इस वर्ष गेहूं और चावल का ज़्यादा उत्पादन किए जो कि बिहार राज्य में नहीं खप सकता है, तो उसकी खपत के लिए यानी उसको बेचने के लिए आप दूसरे राज्य में जाएंगे ना। जैसे मान लीजिए आपके पास ज़्यादा हुआ तो आप यूपी में बेचने के लिए जाएंगे, उत्तर प्रदेश में बेचने के लिए जाएंगे। तो लुई सोलावा का कहना था कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाइए तो हम आपसे भारी भरकम कर लेंगे। क्या लेंगे? भारी भरकम कर लेंगे, जिससे व्यापारियों भी उससे नाराज रहने लगे। जिससे क्या हुआ? व्यापारी भी उससे नाराज रहने लगे। व्यापारी भी उससे नाराज रहने लगे। क्या रहने लगे? नाराज रहने लगे। चलिए ये समझ में आ गया। चलिए एक बार और समझते हैं। मतलब आंतरिक आयात निर्यात कहने का मतलब कि उसका कहना था कि आप भले देश के अंदर रहिए, आप देश के अंदर रहिए, किसी भी राज्य से किसी अन्य राज्य में जाइएगा तो आपको भारी भरकम कर देना पड़ेगा। तो इसके इस व्यवस्था से क्या थे? व्यापारी उससे नाराज रहते थे, मतलब व्यापारी उससे नाखुश रहते थे। तो मान लीजिए जब व्यापारी भी उससे नाराज है, ठीक है, किसान मजदूर भी नाराज है। और हाँ, ये तो बताइए नहीं किया, जब सामंती व्यवस्था लागू किया था, किसान सामंत आकर किसान का फसल ले जाता था, तो कुछ वर्ष क्या किया, किसान की फसल उत्पाद किया और कटनी वटनी किया, उसी में आग लगा दिया, सब फसल जल गया, जिससे भुखमरी की समस्या भी उत्पन्न हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंतरिक आयात निर्यात समझ लिए। चलिए अब एक समान कानून ना होना। चलिए एक समान कानून ना होना, एक समान कानून ना होना। एक समान कानून ना होना कहने का मतलब ये जो लुई 16वां था उसके शासनकाल में एक समान कानून था ही नहीं। एक समान कानून कहने का मतलब जैसे उसके शासनकाल में क्या था, कुलीन वर्ग का बोलबाला था। कुलीन वर्ग जैसे मान लीजिए जो अमीर है, जिनके पास पूंजी है, ठीक है, जिनके पास इज्जत प्रतिष्ठा है, उनका मतलब बोलबाला था। उन समय उनको विशेषाधिकार दिया जाता था, कुलीन वर्गों को विशेषाधिकार दिया जाता था, ठीक है। और कुलीन वर्ग और पादरी जो फ्रांस में उस समय ज़्यादातर किस धर्म को मानने वाले लोग रहते थे? तो सिख धर्म के मानने वाले लोग रहते थे। तो उस समय फ्रांस में किस धर्म को मानने वाले लोग रहते थे? तो ज़्यादातर सिख धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। तो जैसे हिंदुओं के धर्म गुरु कौन होते हैं? पंडित। वैसे ही मुसलमानों के धर्म गुरु कौन होते हैं? मौलवी साहब, नाम सुने होंगे। और वैसे ही, ठीक वैसे ही पादरियों के जो धर्म गुरु थे ना, सिखों के जो धर्म गुरु थे वो पादरी थे। तो लुई 16वां के शासनकाल में सिर्फ पादरियों का और किसका है, कुलीन वर्ग का बोलबाला था, मतलब उन लोगों को विशेषाधिकार था। और जो गरीब मजदूर थे, मध्यम वर्ग के लोग थे और सर्वहारा वर्ग के लोग थे, उनको मतलब इतना शोषण करता था, उनका इतना शोषण करता था कि आप सुनिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो वो बहुत शोषण करता था मध्यम वर्ग का और किसका, गरीब वर्ग का। गरीब वर्ग कहने का मतलब सर्वहारा वर्ग के लोगों का बहुत शोषण करता था, मध्यम वर्ग के लोगों का बहुत शोषण करता था, शोषण नहीं शोषण करता था। ठीक है, चलिए इतना समझ लिए। ये मतलब फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण है, मतलब ये 3 गो क्रांति के कारण हम बताए हैं, समझा दिए। ठीक है, 3 गो है। चलिए इसको क्लीन कर दें। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं, हम क्लीन करने जा रहे हैं। चलिए अब चलिए ये समझते हैं कि आखिर मध्य वर्ग किसे कहते हैं? मध्यम वर्ग या मध्य वर्ग। क्या? मध्यम वर्ग या मध्य वर्ग। तो यहाँ पे लिखेंगे मध्यम वर्ग या मध्य वर्ग। मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग।
मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग कहने का मतलब समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह छोटे छोटे व्यापार और नौकरी के माध्यम से करते हैं, उसे मध्यम वर्ग कहते हैं। मतलब समाज में रहने वाले वैसे लोग, समाज में रहने वाले वैसे लोग, समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह, जो अपना जीवन निर्वाह, जो अपना क्या जीवन निर्वाह छोटे छोटे व्यापार, क्या छोटे छोटे व्यापार, छोटे छोटे व्यापार या नौकरियों छोटे छोटे व्यापार या नौकरियों के माध्यम से करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मध्यम वर्ग कहते हैं। उसे मध्यम वर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मध्यम वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यम वर्ग कहते हैं। मध्यम वर्ग समझ लिए। चलिए मध्यम वर्ग एक बार और समझ जाते हैं। तो समाज में रहने वाले वैसे लोग, क्या समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह, समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह छोटे छोटे व्यापार या नौकरियों के माध्यम से करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मध्यम वर्ग कहते हैं। चलिए अब सर्वहारा वर्ग समझते हैं। थोड़ा पानी पी लें। चलिए अब सर्वहारा वर्ग समझते हैं। सर्वहारा वर्ग कहने का मतलब समझाते हैं। इनके नाम में ही इनका परिभाषा छुपा है। क्या छुपा है? इनके नाम में ही परिभाषा छुपा है। सर्वहारा वर्ग कहने का मतलब सभी जगह से हारे हुए वर्ग। सर्वहारा वर्ग कहने का मतलब सभी जगह से हारे हुए वर्ग। इसके अंतर्गत किसान, गरीब, मजदूर, उसके बाद से क्या गरीब, किसान और मजदूर शामिल रहते हैं। इसमें गरीब, किसान और मजदूर शामिल रहते हैं, जिनके पास पूंजी का अभाव रहता है। क्या रहता है? पूंजी का अभाव रहता है। तो समाज में रहने वाले वैसे लोग, क्या लिखेंगे? समाज में रहने वाले वैसे लोग समाज में रहने वाले वैसे लोग तो हम लोग कहाँ पे थे? समाज में रहने वाले वैसे लोग, समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब मजदूर, जिसमें क्या गरीब मजदूर, जिसमें क्या गरीब मजदूर, जिसमें क्या गरीब मजदूर, किसान शामिल होते हैं। गरीब मजदूर, किसान
किसान शामिल होते हैं। जिसमें गरीब मजदूर और किसान शामिल होते हैं। चलिए इतना समझ लिया। और जिनके पास पूंजी का अभाव होता है, और जिनके पास पूंजी का अभाव होता है, और जिनके पास क्या होता है, पूंजी का अभाव होता है। 1 मिनट इंक डाल लेते हैं, इनको थोड़ा लगता है खत्म हो गया है। ये शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो इनको थोड़ा खत्म था तो इंक डाल लिए हैं। अब लिखते हैं फिर से। चलिए, तो सर्वहारा वर्ग, तो समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें समाज में रहने वाले वैसे लोग, समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब किसान, जिसमें गरीब किसान जिसमें समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब किसान मजदूर शामिल होते हैं, मजदूर शामिल होते हैं, मजदूर शामिल होते हैं, और जिनके पास पूंजी का अभाव होता है। क्या? और जिनके पास, और क्या, जिनके पास किसका अभाव होता है? पूंजी का अभाव होता है। उन्हें सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो सर्वहारा वर्ग समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब किसान मजदूर और जिनके पास पूंजी का अभाव होता है, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। इतना समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब किसान मजदूर शामिल होते हैं और जिनके पास पूंजी का अभाव होता है, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। अब एक और समझते हैं। क्या? कुलीन वर्ग। क्या समझते हैं? कुलीन वर्ग। अब एक और हम लोग का टॉपिक है कुलीन वर्ग, उसके बाद समझेंगे। उसके बाद और 10-15 मिनट का क्लास होगा बस, उसके बाद तो क्लास खत्म हो जाएगा। तो अब समझेंगे कुलीन वर्ग, उसके बाद हाँ खत्म होने वाला है। चलिए, तो अब समझते हैं कुलीन वर्ग। क्या समझते हैं? कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग क्या समझते हैं? कुलीन वर्ग क्या समझते हैं? कुलीन वर्ग। तो कुलीन वर्ग कहने का मतलब, तो समाज में रहने वैसे लोगों को कहा जाता है, वैसे लोगों को कहा जाता है जिनके पास पैसा होता है, अर्थात पूंजी या प्रतिष्ठा हो। तो वैसे लोगों को कुलीन वर्ग कहा जाता है। कुलीन वर्ग। चलिए पहले इसको क्लीन कर देते हैं, उसके बाद कुलीन पढ़ेंगे। पहले करते हैं क्लीन, उसके बाद पढ़ेंगे कुलीन। तो कुलीन कहने का मतलब समाज में रहने वाले वैसे लोग, समाज में रहने वाले समाज में रहने वाले वैसे लोग, समाज में रहने वाले वैसे लोग जिनके पास पूंजी का, जिनके पास पैसा, समाज में रहने वाले वैसे लोग जिनके पास पैसा अर्थात पूंजी होता है और जिनके पास प्रतिष्ठा होता है, उन्हें कुलीन वर्ग कहते हैं।
जिनके पास पैसा, जिनके पास क्या पैसा अर्थात पूंजी होता है, उन्हें क्या कहते हैं? कुलीन वर्ग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कुलीन वर्ग कहते हैं। तो समाज में रहने वाले वैसे लोग जिनके पास पैसा पूंजी होता है उन्हें क्या कहते हैं? कुलीन वर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं क्या, अब समझते हैं हम लोग साम्राज्यवाद क्या है। साम्राज्यवाद क्या है? अब समझते हैं साम्राज्यवाद क्या है। क्या समझते हैं? साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद क्या है? तो साम्राज्यवाद कहने का मतलब जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर आक्रमण कर उसको अपने अधीन कर लेता है उसी को साम्राज्यवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद और साम्राज्यवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शोषण करना। क्या होता है? शोषण करना। तो ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई बड़ा देश है, मान लीजिए कोई बड़ा देश है, ये देश है मान लीजिए, और ये जो है यहाँ पे छोटा देश है, तो ये इस पे आक्रमण करके, मतलब या ऐसे समझिए युद्ध करके इसको हरा देता है और इसको अपने अधीन कर लेता है। इसी को क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद कहते हैं। तो यहाँ पे इसी को बस उठा के पटक देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जब कोई बड़ा देश, क्या लिखेंगे? जब कोई बड़ा देश जब कोई बड़ा देश क्या लिखेंगे? जब कोई बड़ा देश, क्या लिखेंगे? जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर अपना अधिकार कर लेता है, किसी छोटे देश पर अपना अधिकार जमा लेता है। क्या कर लेता है? पर अपना अधिकार जमा लेता है। किसी छोटे देश पर अपना अधिकार जमा लेता है, उसे ही क्या कहते हैं? पूंजीवाद कहते हैं, साम्राज्यवाद कहते हैं, साम्राज्यवाद कहते हैं। ये कहते हैं साम्राज्यवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शोषण करना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? शोषण करना। क्या होता है? शोषण करना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शोषण करना। चलिए अब हम लोग समझते हैं आखिर साम्राज्यवाद है क्या। जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर अपना अधिकार जमा लेता है उसी को क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद कहते हैं। और साम्राज्यवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शोषण करना। क्या होता है? शोषण करना। चलिए अब इसको क्लीन करते हैं और अब पन्ने मुद्दे पे आते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब आपका इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको क्लीन करते हैं। क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। चलिए अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं। तो मान लीजिए जब कोई राजा अगर शासन व्यवस्था अच्छा नहीं रखेगा, जनता की भलाई के लिए नहीं सोचेगा, तो क्या होगा? उसका विरोध होगा। और विरोध में क्या होता है? राजा को हटाया जाता है। क्या किया जाता है? हटाया जाता है। तो जब 1789 का समय चल रहा था तब लोगों को यह धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये जो राजा है लुई 16वां वो अत्याचार कर रहे हैं। क्या कर रहा है? अत्याचार कर रहे हैं। और लोगों ने मिलकर लुई 16वां को
कैद कर लिया 1789 में। क्या कर लिया? कैद कर लिया। कहाँ कैद कर लिया? तो जेल में कैद कर लिया। 1789 ईस्वी में लुई 16वां को जेल में कैद कर लिया। कहाँ कैद कर लिया? जेल में। तो कब किया? तो 1789 ईस्वी को, ठीक है। और उसको कब मारा गया? तो वो अपने से डेथ नहीं किया था, उसको मारा गया। उसको गिलोटीन पे चढ़ाकर काट दिया गया। किस पे चढ़ाकर काट दिया गया? गिलोटीन पे। गिलोटीन करने का मतलब उसकी पत्नी को भी और उसको भी गिलोटीन पे चढ़ाकर काट दिया गया। सबसे पहले आप वीडियो रोकिए और यूट्यूब पे जाके या ब्राउजर पे सर्च करिए गिलोटीन। क्या सर्च करिए? गिलोटीन। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद वीडियो पे आइए। चलिए, तो गिलोटीन पे उसको चढ़ाकर काट दिया गया। कब काट दिया गया? तो 1793 ईस्वी में। तो जब कब का समय था? जब 1789 का समय चल रहा था, 1789 का, तभी इसको जेल में डाल दिए लोग। किस में डाल दिए लोग? जेल में कैद कर लिया। जेल में कैद कर लिया। कौन कैद कर लिया? तो वहां की प्रजा जेल में कैद कर लिया और उसको 4 सालों तक तड़पाया। 1789 में कैद किया और उसके बाद 1793 में उसको गिलोटीन पे चढ़ा दिया। किस पे चढ़ा दिया? गिलोटीन पे। उसको और उसकी पत्नी को भी गिलोटीन पे काट दिया। गिलोटीन पर क्या किया? काट दिया। चलिए, इतना समझ लिए। अब जब मान लीजिए अब ये डेथ कर गया, ये खत्म हो गया। जब लुई 16वां डेथ कर गया, खत्म हो गया, उसके बाद शासन कौन करेगा? तो कोई ना कोई शासन करेगा ना। तो चलिए पहले इसका एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या है? 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण। चलिए लिखते हैं। पहले पानी पी लिया जाए, उसके बाद लिखा जाए। क्लीन हो गया। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण। फ्रांसीसी क्रांति के कारण। क्रांति के कारण। आखिर जब 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ, उसका कारण क्या था, ये समझते हैं। तो जो 1789 ईस्वी में फ्रांस में जो क्रांति हुआ था, उसका कारण क्या था, तो ये समझते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये क्वेश्चन आंसर है। हम तो आपको जो समझा दे उसी को यहाँ पे उठाकर पटक देना है, लेकिन व्यवस्थित रूप से पटकना है। क्या करना है? व्यवस्थित रूप से इसको यहाँ पे पटकना है। चलिए आपको लिखवा रहे हैं। तो 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण। फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण क्या लिखेंगे? 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं बौद्धिक को माना जाता है। क्या? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं बौद्धिक को माना जाता है। सामाजिक एवं बौद्धिक को माना जाता है। किसको माना जाता है? बौद्धिक को माना जाता है। किसको माना जाता है? बौद्धिक को माना जाता है। चलिए, 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं बौद्धिक कारण को माना जाता है। फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुश शासक कौन था? लुई 16वां था। तो जब फ्रांस की क्रांति हुई, यानी फ्रांस की क्रांति के समय
निरंकुश या घोर प्रतिक्रियावादी शासक, यहाँ पे निरंकुश ही लिखते हैं, निरंकुश शासक कौन था? निरंकुश शासक लुई 16वां था, लुई 16वां था, लुई 16वां था, जो कि घोर प्रतिक्रियावादी था। इसके काल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। क्या था? इसके काल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इसके काल में, इसके काल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। भ्रष्टाचार का बोलबाला था। क्या था? भ्रष्टाचार का बोलबाला था। भ्रष्टाचार का क्या था? बोलबाला था। इसके काल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। क्या था? भ्रष्टाचार का बोलबाला था। और यहाँ पे लिखेंगे सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। यहाँ पे लिखेंगे सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति, सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति, सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति, सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। खराब हो गई थी, जबकि पादरी एवं कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी। क्या लिखेंगे? जबकि पादरी एवं कुलीन वर्ग की स्थिति क्या थी? अच्छी थी। पादरी एवं कुलीन वर्ग की स्थिति पादरी एवं कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी। क्या थी? अच्छी थी। पादरी एवं कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी। इस क्रांति के मार्ग को वोल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू ने आगे बढ़ाया। इस क्रांति के मार्ग को इस क्रांति के मार्ग को वोल्टेयर, रूसो इस क्रांति के मार्ग को वोल्टेयर, रूसो इस क्रांति के मार्ग को वोल्टेयर, रूसो और इस क्रांति के मार्ग को, एक सेकेंड, थोड़ा कंफ्यूजन है, हम पहले कंफर्म कर ले उसके बाद लिखवाते हैं। जब 1789 की क्रांति के प्रमुख कारण हम लोग पहले समझेंगे। तो 1789 में जब क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण किन्हें माना जाता है? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं बौद्धिक कारणों को माना जाता है। फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुश शासक लुई 16वां तक कौन था? देखिए, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं बौद्धिक को माना जाता है। क्यों माना जाता है? फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुश शासक लुई 16वां था। क्या था? लुई 16वां था। इसके काल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इसके काल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। सभी प्रदेशों की स्थिति खराब हो गई थी। सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी? खराब हो गई थी। जबकि पादरी एवं कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी। देखिए, पादरी कहने का मतलब
हम आपको समझाएं, पादरी यानी जो सिखों के धर्म गुरु थे, क्या थे? सिखों के धर्म गुरु। एवं कुलीन तो अभी बताए, जिनके पास पूंजी पैसा था, जिनके पास पूंजी पैसा था, उन्हें क्या कहते हैं? कुलीन। पादरी एवं कुलीन की स्थिति बहुत अच्छी थी। क्या थी? बहुत अच्छी थी। इस क्रांति के मार्ग को वाल्टेयर रूसो एवं माने इस क्रांति के मार्ग को वाल्टेयर रूसो तथा मानेस्वियों ने आगे बढ़ाया। मानेस्वियों ने आगे बढ़ाया। किसने आगे बढ़ाया? मानेस्वियों ने आगे बढ़ाया। इतना समझ लिए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझ लेते हैं कि फ्रांस की क्रांति के जब ये देखिए, जब फ्रांस की क्रांति हुई तो जब लुई 16वां गद्दी पे से हटा तो उसके बाद कौन कौन से कार्य किए गए, तो ये समझते हैं पहले। चलिए ये समझते हैं पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो अब हम लोगों का टॉपिक 1789 के क्रांति के बाद किए गए कार्य क्या होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे बाद किए गए कार्य के बाद किए गए कार्य। चलिए अब इसे समझते हैं। जब मान लीजिए फ्रांस की जब क्रांति हुई उसके बाद कौन कौन से कार्य किए गए, ठीक है? तो फ्रांस की क्रांति के बाद किए गए कार्य निम्नलिखित हैं। ये आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि फिर हम लोगों को क्लीन करना पड़ेगा, तो सोच रहे इसी पेज में हटा देते हैं। तो सबसे पहले क्या किया गया? नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। क्या किया गया? नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। क्या की गई? नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। चलिए नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। उसके बाद नया संविधान बनाया गया। नया संविधान बनाया गया। उसके बाद सभी को समान अधिकार दिया गया। क्या किया गया? जो विशेषाधिकार था उसको खत्म करके सभी को एक समान अधिकार दिया गया। तो सभी को समान अधिकार दिया गया। सभी को समान अधिकार दिया गया। सभी को समान अधिकार दिया गया। क्या किया गया? सभी को समान अधिकार दिया गया। उसके बाद समानती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया? समानती व्यवस्था को समाप्त किया गया। समानती व्यवस्था को समाप्त किया गया। समानती व्यवस्था को क्या किया गया? समाप्त किया गया। उसके बाद से आंतरिक आयात निर्यात जो आंतरिक आयात निर्यात था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर कर देना पड़ता था, तो उसको भी समाप्त किया गया। तो यहाँ पे लिखेंगे आंतरिक आयात निर्यात को समाप्त किया है। उसके बाद से नाप तौल की समान पद्धति अपनाई गई। किसकी समान पद्धति अपनाई गई? नाप तौल की।
नाप तौल की क्या अपनाई गई, समान पद्धति अपनाई गई। उसके बाद फ्रेंच को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? फ्रेंच को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। एक बार और जाएगा। फ्रेंच को राष्ट्रभाषा चलिए इतना समझ लिए। उसके बाद समझते हैं आगे। यहाँ पे इसी में एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए अपना एक अलग राष्ट्रगान बनेगा। चाहे छोड़िए, आगे बुक तो यूज करना ही है, तो क्या है इसी में एडजस्ट करें। तो सबसे पहले 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद किए गए प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया गया? नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। राष्ट्रीय असेंबली मतलब मीटिंग करने वाला जो जगह होता है उसकी स्थापना की गई। उसके बाद नया संविधान बनाया गया। जैसे भारत में संविधान को किसने लिखा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, वैसे ही वहाँ पर भी नया संविधान बनाया गया। ठीक है, सभी को समान अधिकार दिया गया। समान अधिकार दिया गया मतलब गरीब, अमीर, मजदूर, किसान, पादरी, कुलीन सब एक समान हो गए। ठीक है, उसके बाद सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया। जैसे किसानों से टैक्स के रूप में उनका अनाज लिया जाता था, उसको सामंतों द्वारा लिया जाता था, उसको खत्म किया गया। आंतरिक आयात निर्यात, यहाँ पे एक आयात और एक निर्यात, ये दो को आपको अलग दिख रहा होगा। आयात निर्यात आखिर होता क्या है? तो आयात कहने का मतलब किसी देश से कोई प्रोडक्ट आया। आयात कहने का मतलब किसी देश से आया, और निर्यात करने का मतलब किसी अपने देश से कहीं गया, अपने देश से कहीं गया। आयात निर्यात करने का मतलब किसी देश से कोई वस्तु आया, और निर्यात मतलब किसी देश से कोई वस्तु गया। इतना समझ लिए। चलिए आयात निर्यात समाप्त किया गया। आंतरिक आयात निर्यात मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रोडक्ट को ले जाने और ले आने में जो दिक्कत होती थी उसे को तो समाप्त कर दिया गया। नाप तौल का समान पद्धति अपनाइए। मान लीजिए जो फ्रांस में 1 केजी 1000 ग्राम होता है, वो इटली में भी 1 केजी 1 ही ग्राम होगा। वो समान मतलब पद्धति अपनाइए। उसके बाद फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। फ्रेंच भाषा को किस भाषा का दर्जा दिया गया? राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। चलिए इतना समझ में आ गया। चलिए क्लीन करते हैं। बस कुछ मिनट की बात है। ओहो, एक और लिखना तो भूलिएगा, लिख देते हैं। एक और लिखना भूल गए। अपना एक अलग राष्ट्रगान बनाया गया। क्या किया गया? जैसे भारत का राष्ट्रगान कौन है? भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जय है भारती भाग्य विधाता, ऐसे करके है भारत का राष्ट्रगान। वैसे ही वहां पर भी एक नया राष्ट्रगान अपनाया गया। चलिए इतना समझ गए। अब एक लास्ट टॉपिक है। देखिए, जब गद्दी खाली हुआ तो सब लोगों के मन में यह विचार आने लगा कि हम भी राजा बन जाए। क्या बन जाए? हम भी राजा बन जाए। तो उनमें से कई व्यक्ति ऐसे भी थे, जैसे कोई पोस्ट खाली होता है तो कितना लोग फॉर्म नहीं भरता है, वैसे ही कुछ व्यक्ति ये भी सोचे हैं कि हम भी राजा बन सकते हैं। हम भी क्या बन सकते हैं? राजा बन सकते हैं। जब लुई 16वां तो है नहीं, तो हम भी क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। हम क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। तो जब लुई 16वां है नहीं तो हम राजा बन जाते हैं। तो सब लोग क्या किए? संघर्ष करने लगे राजा बनने के लिए। उसी में एक व्यक्ति था नेपोलियन बोनापार्ट। क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट था। उसी में एक व्यक्ति था नेपोलियन बोनापार्ट,
वो भी संघर्ष करने लगे, किसके लिए? राजा बनने के लिए, राजा बनने के लिए। और कब से संघर्ष करने लगा? तो 1789 से 1789 के बाद, तो 1789 के बाद 1789 के बाद 1789 के बाद से संघर्ष करने लगा। तो ये मन में सवाल आएगा कि उसके पहले क्या था? तो उसके पहले ये जो था एक सेनापति था। क्या था? सेनापति था। सेनापति कहने का मतलब एक योग्य सेनापति था। ये अपने समय का सबसे बलशाली सेनापतियों में से एक था। क्या था? सबसे बलशाली सेनापति में से एक था। तो इसने 1789 में 1789 ईस्वी में 1789 के बाद नहीं 1789 ईस्वी में राजनीतिक में प्रवेश किया। 1789 ईस्वी में किसमें प्रवेश किया? राजनीति में प्रवेश किया। राजनीति में प्रवेश किया। चलिए, और इसके बाद की कहानी आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो ये पार्ट 2 था। अब कल आपका पार्ट 3 अपलोड है, पार्ट 3। और पार्ट 3 के लिए पूरी ऊर्जा के साथ तैयार रहिएगा। और इसी के साथ बाय, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।